हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉपुलेशन के बारे में देखा था, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन एंड साइज को जान लिया था। डेफिनेशन क्या देखी थी? पॉपुलेशन का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर रहने वालों की संख्या, या फिर ऐसे कह सकते हो सेम स्पीसीज के मेंबर जब एक साथ रहें, सेम स्पीसीज के मेंबर जब एक साथ रहें एक ही जगह पर एक टाइम पे, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। स्पीसीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, ये थी डेफिनेशन कि नंबर ऑफ सेम स्पीसीज इंडिविजुअल living together at a particular area at a fixed time, एक फिक्स समय पर जब एक स्पीसीज के मेंबर एक साथ एक जगह रहते हैं तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। फिर हमने सेकंड बात की थी, वो थी इसकी कि साइज का अगर कहें तो साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग का मतलब कि कितने मेंबर रहते हैं एक ही जगह पर एक साथ। तो इसके अंदर मैंने फॉर्मूला जो आपको बताया था वो ये बताया था कि B प्लस I माइनस D माइनस E क्या होता है? पॉपुलेशन की साइज, जिसमें हम B को बर्थ रेट और डेथ रेट को मेजरली लेते हैं कि ये मैन है, और इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। यानी कि साइज का अगर फॉर्मूला देखें तो B माइनस डी होगा। B क्या है? बर्थ रेट, जन्म दर, और D डेथ रेट, मरने वालों की संख्या। E क्या है? माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, बहिर्प्रव्रजन, उस पॉपुलेशन से, उस जगह से जो सेम स्पीसीज के मेंबर हैं उनके बाहर जाने वालों का नंबर। और इसके अंदर ई का मतलब इमाइग्रेशन, अंदर आने वालों का नंबर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन के बाद में। जो सेकंड आता है वो है डेंसिटी, कि पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, कैसे डिस्क्राइब करें एक पॉपुलेशन की डेंसिटी को। तो अगर हम सिंपल कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन पर यूनिट एरिया, लिविंग इन पर यूनिट एरिया, ये होगी डेंसिटी। कैसे? कि आपने कहा कि ये एक रूम है, इस रूम में या एक ही बड़ा सा गार्डन है, इस गार्डन में रहने वालों का नंबर 10 है।
ठीक है। ये जो 10 मेंबर्स इस पूरे गार्डन में रह रहे हैं, होल गार्डन के अंदर अगर 10 मेंबर्स रह रहे हैं, तो अगर हम कहें कि 1 यूनिट एरिया इस एरिया में, तो इसकी 1 यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर लेंथ और विड्थ दोनों 1 मीटर। और अगर ये 100 मीटर का है या ऐसे मान लीजिए 10 मीटर का है, तो हम इसका 1 यूनिट एरिया ले रहे हैं, सिर्फ इतना सा 1 मीटर। तो इसमें कितने मेंबर रहेंगे, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 1। तो डेंसिटी क्या है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 1 यूनिट एरिया में रहते हैं, एक स्पेसिफिक जगह में रहते हैं, उनका नंबर डेंसिटी कहलाता है फॉर्मूला वाइज। तो ये होता है सिंपली अगर कहें तो। अगर इसको और ज़्यादा अपन डिटेल में पढ़ें तो डेंसिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है क्रूड, एक होती है इकोलॉजिकल या हैबिटल। क्रूड का मतलब आप इस तरह से कह लीजिए, आप इंग्लिश में कई जगह क्रूड वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन उसका एक्सट्रैक्ट प्योर। तो यहां पर क्रूड डेंसिटी का मतलब है कि अगर देखिए डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ लिविंग बीइंग या इंडिविजुअल्स, या कह लीजिए इंडिविजुअल्स इन अ यूनिट एरिया, ये थी डेंसिटी। लेकिन अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहां पे ये पूरा एक गार्डन लिया, या आप एक स्टेट ले लीजिए, स्टेट ले लो, इस पूरे स्टेट में कितने लोग रहते हैं, अगर मैं इसका नंबर कहूं कि इस पूरे स्टेट के अंदर जो नंबर है ऑफ इंडिविजुअल वो कितना है, तो उसे कहेंगे क्रूड डेंसिटी, मतलब टोटल डेंसिटी। ओके। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस स्टेट का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट, कोई भी एक जिला, यह है राज्य, यह है जिला, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जिले के अंदर कितने लोग रहते हैं, यानी कि उनका जो एक हैबिटल एरिया है, हैबिटल एरिया, वहां पर कितने लोग रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन होल एरिया। जितना भी आपने मेंशन किया इसमें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन हैबिटल एरिया। हैबिटल का मतलब क्या होता है, हैबिटल से मतलब होता है हैबिटाट, आवास हिंदी में कहते हैं। क्या होता है आवास या हैबिटाट, ये वो जगह होती है जहां पर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग अपनी सारी जरूरत की जो रिक्वायरमेंट है वो पाता है, बिना किसी के प्रेशर के और बिना किसी के उसके ऊपर कोई तरह की सर्कमटेंसेस लागू ना हो। जैसे कि आप अपने घर पे रहते हैं, आपको खाना पीना सोना आप पूरा घर में ही करते हैं, लेकिन आप घूमने के लिए पूरे आपका जो सिटी है उसमें जा सकते हैं। या फिर ऐसे ले लीजिए कि आप जो मेन काम है वो अपने रूम में करते हैं और आपके पास जो पूरा घर है वो पूरा क्या है, एक इकोलॉजिकल हैबिटाट है। दैट मीन इकोलॉजिकल हैबिटाट का मतलब कि वो रेंज या वो जगह जहां पर एक इंडिविजुअल अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स एंड एक्टिविटी
रेस्पिरेशन हो गया, एक्टिविटी में रेस्पिरेशन मतलब वो जी रहा है, सरवाइव कर रहा है। रिप्रोडक्शन फीड करना, ये सब इस एरिया में कर ले तो इसको हैबिटल एरिया कहते हैं। और एग्जाम्पल अगर हैबिटल एरिया का दूं तो आप एक सिंपल सा चीज लीजिए कि कोई एक जगह है, ये कोई फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर यहां पर एक वॉल्फ रहता है, भेड़िया, यहां पर एक कैट है, यहां पर एक लायन है और यहां पर वल्चर, गिद्ध। होगा क्या, अब इसका ये हैबिटल एरिया है, मतलब ये यहां पर बिना किसी प्रेशर के रेस्पिरेशन मतलब सरवाइव कर सकता है, रिप्रोडक्शन करेगा, अपना फूड इसे यहां मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये इस हैबिटल एरिया से बाहर जाने का ट्राई करेगा, यहां पर आकर सबका अटैक, जैसे कि यहां पे वल्चर है और ले लीजिए यहां पर कोई और तरह का प्रेडेटर है, परभक्षी है, तो वो क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। तो यहां पर कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से हर एक का हैबिटल एरिया होता है। जैसे आप डॉगीज को देख लीजिए, हर डॉगी की एक स्पेसिफिक रोड होती है या उसकी एक स्पेसिफिक गली होती है जिसके अंदर वो बिंदास घूमता है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे डॉगी के इलाके में जाने का ट्राई करता है तो उस इलाके के जो डॉगी होते हैं वो उसको वहां से भगा देते हैं या वहां पर आपस में अटैक हो जाते हैं। तो वो होता है हैबिटल एरिया, कि जो आपकी जगह है वहां पर रहें और अपने जितने भी रिक्वायरमेंट है उसे बिना किसी के प्रेशर के करें। तो इकोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब कि जो उसका हैबिटल एरिया है, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में रहने वालों की संख्या, तो इसे कहेंगे इकोलॉजिकल डेंसिटी। और अगर पूरे की बात करें, पूरे फॉरेस्ट में कितने लोग रहे थे, इस पूरे में कितने रहेंगे, तो इसे कहेंगे क्रूड डेंसिटी। या तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं या फिर आप फॉरेस्ट का ले सकते हैं कि अगर मैं लॉयन की भी बात करूं, लॉयन छोड़िए, चलिए इसकी जगह ले लीजिए वॉल्फ, भेड़िया। अगर मैं वॉल्फ की बात करूं तो इस वॉल्फ के लिए जो हैबिटल एरिया है वो ये है, तो इसको इकोलॉजिकल डेंसिटी कितनी होगी कि इसका जो ये हैबिटल एरिया है, ये जो इतनी जगह है, यहाँ पर इस वॉल्फ की स्पीसीज के कितने मेंबर रह रहे हैं, एक साथ झुंड में रहते हैं, तो ये जो है ये इसका हैबिटल एरिया है। अगर मैं पूरे की बात करूं कि इस पूरे फॉरेस्ट में कितने मेंबर वॉल्फ के रह रहे हैं, तो वो होगी क्रूड डेंसिटी। क्रूड का मतलब कि बाहर जहां पे प्रेशर है, जहां पे कंपटीशन है, प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे भी आ जाएंगे अटैक करने, कंपटीशन है, उन कंडीशन में भी अगर कोई सरवाइव कर पा रहा है तो उस तरह की डेंसिटी को कहेंगे क्रूड। और इकोलॉजिकल का मतलब आपको बिल्कुल आपकी फेवरेबल कंडीशन दे दी है, मस्त एसी वेसी लगा के दे रखा है और वहां पर आपका नंबर पूछा जा रहा है, तो वो होगी इकोलॉजिकल या हैबिटल डेंसिटी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं कि इकोलॉजिकल या हैबिटल डेंसिटी के बाद में बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होती है? तो बर्थ रेट को आप ऐसे समझ लीजिए, थर्ड जो पॉइंट है वो है बर्थ रेट एंड फोर्थ है डेथ रेट। अगर मैं बात करूं बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट का मतलब, इसे आपको अगर कहीं पे नेटेलिटी लिखा हुआ मिलता है, ये भी बर्थ रेट को ही डिनोट करता है, और अगर कहीं पे आपको फेकेंडिटी लिखा हुआ मिलता है तो वो भी बर्थ रेट के बारे में ही पूछ रहा है। जैसे अगर पूछा जा रहा है कि एलिफेंट की नेटेलिटी बताइए या एलिफेंट की फेकेंडिटी बताइए, मतलब क्या पूछ रहा है वो? बर्थ रेट, जन्म दर। और जन्म दर क्या होती है? जन्म दर होती है टोटल बर्थ इन यूनिट टाइम। एक टाइम में एक जगह पर जितने लोग जन्म लेते हैं, कि इस जगह पे जितने लोगों ने एक फिक्स टाइम पे जन्म लिया, उसे कहेंगे जन्म दर या बर्थ रेट। अब ये बर्थ रेट है, ये भी दो टाइप की होती है। देखिए यहां पर एक पॉइंट पहले समझ लीजिए, बर्थ रेट ये हो गई। डेथ रेट क्या होती है? टोटल डेथ इन यूनिट टाइम।
in a particular area. यहां पर भी पर्टिकुलर एरिया लिख दीजिएगा। डेथ रेट का मतलब मृत्यु दर, कि कितने लोग मर रहे हैं एक टाइम पर एक जगह पर, तो वो होगी मृत्यु दर, और कितने लोग जन्म ले रहे हैं वो होगी जन्म दर। अब ये दोनों ही कंडीशन दो चीजों पे डिपेंड करती है। नेचर में दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं। एनवायरमेंट का मतलब नेचर दो तरह का होता है, एक होता है फेवरेबल और दूसरा होता है अनफेवरेबल। ये तो पता होगा ना, फेवरेबल का मतलब अनुकूल एंड प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल में क्या फर्क है? अनुकूल का मतलब जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो हमें क्या चाहिए, गर्मी के टाइम पे एक एसी होनी चाहिए, एक अच्छा फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, बिल्कुल बाहर ठंडा मौसम हो, आपके पास बहुत सारा खाना हो, किसी भी तरह का प्रेशर ना हो कि आपको कोई मार देगा या आपसे छीन लेगा, ये सब होना चाहिए, और एक अच्छा सा घर हो। यही सब है ना आपके लिए फेवरेबल कंडीशन। तो इनमें से भी एक भी ऊपर नीचे होता है, जैसे कि आपको खाना नहीं मिल रहा है, दैट मीन वो आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन, या आपके पास घर नहीं है रहने के लिए, दैट मीन वो अनफेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल में क्या फर्क है? फेवरेबल का मतलब जो कि किसी भी इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको कंप्लीट करे बिना किसी प्रेशर के, यानी कि ना उसे वहां पे मरने का डर हो। जैसे कि अगर वो खाना लेने गया, कोई भी, मान लो ये कैट है, अगर ये कैट बाहर खाना लेने जाती है तो इससे ये डर नहीं होना चाहिए कि इसको कोई मार देगा। जैसे कि आपका ये घर है, इसमें जाएगी तो नहीं होगा, लेकिन इस घर को जैसे ही ये पार करेगी तो इसके लिए कैसी कंडीशन आ गई, जैसे ये रोड पर आएगी, यहाँ पर डॉगीज होंगे, दैट मीन इसके ऊपर प्रेशर आ गया, तो इसके लिए ये जो एनवायरमेंट था, ये जो घर वाला जो एनवायरमेंट था, ये था फेवरेबल, अनुकूल, और इस घर से बाहर इसके लिए कैसा एनवायरमेंट था? प्रतिकूल, अनफेवरेबल। समझ आया? तो नेचर में दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं, जो कि एक सर्वाइवल का मतलब जीने का, जो हम जी रहे हैं उसे सर्वाइवल कहते हैं। सर्वाइवल को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा एनवायरमेंट, हमारे लिए एसी तो एसी, खाना चाहिए तो खाना। और अनफेवरेबल का मतलब जो सर्वाइवल को डिक्रीज कर दें। कैसे कर देंगे? कि वहां पर फूड ना मिले, आपके लिए जगह ही नहीं हो, हैबिटाट आपका नहीं हो रहने के लिए। इसके अलावा वहां पे बहुत सारे प्रेडेटर हो, आपको हर पल लगे कि कोई मार देगा या कोई छीन लेगा। रिप्रोडक्शन के लिए मैटिंग पार्टनर ना हो, या वहां पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, बहुत तरह की अनफेवरेबल कंडीशन जो कि आपकी सर्वाइवल को कम करती हैं, तो इसे कहेंगे अनफेवरेबल एनवायरमेंट। तो ये मैंने क्यों समझाया, ये समझ में आ गया फेवरेबल और अनफेवरेबल का मतलब। अब बात करते हैं इसका यहाँ कहाँ रिलेशन है। तो इसका रिलेशन क्या है वो बताती हूं मैं, कि जैसे हमने कहा कि जन्म दर और मृत्यु दर दो चीजें होती हैं। जन्म दर का मतलब था टोटल बर्थ रेट इन यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट। दैट मीन कि अगर कोई भी फेवरेबल कंडीशन में जन्म दे रहा है, कोई भी मदर, अगर वहाँ पर नेचर में फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि सब कुछ, उसे इतना सारा फूड मिल रहा है खाने के लिए, बहुत खाना है, कभी कमी नहीं होगी, उसके पास बहुत सारी जगह है रहने के लिए, प्लेस है, रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे मैटिंग पार्टनर हैं, किसी भी तरह का प्रेडेटर का प्रेशर ही नहीं है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है। अगर इस फेवरेबल कंडीशन में कोई जन्म देता है वहां पर उस हैबिटाट में, तो वहां की जो नेटेलिटी है, इस फेवरेबल कंडीशन में जो जन्म देने वालों
की नैटिलिटी है, जन्म दर, इस तरह की जन्म दर को कहते हैं एब्सोल्यूट जन्म दर, एब्सोल्यूट नैटिलिटी या बर्थ रेट। कि जब कोई कमी ही नहीं है तो वो जैसे कि कोई एक बर्ड इस फेवरेबल कंडीशन में, मतलब वो हो एक बर्ड कम से कम नहीं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 एग को देती है, ठीक है। तो अगर वो 10 एग्स को दे सकता है कोई बर्ड, या 10 उसके डिसेंडेंट जो संतानें हैं वो 10 दे, तो वो कब यूज़ करेगा 10? वो कब दे पाएगा? जब कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल हो। तो इसलिए ये क्या करेगा, अब अपने पूरे ही 10 एग को दे लेगा। लेकिन जब बिल्कुल अपोजिट कंडीशन हो, जब कंडीशन कैसी हो, अनफेवरेबल, तो उस समय ये अपने 10 एग्स को नहीं दे पाएगा। इनका जो नंबर है वो कम हो जाएगा, 5 या ऐसे मान लीजिए मोर देन 5, लेकिन 10 तक तो नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फूड भी नहीं है, कम फूड है, उसी फूड में उसको काम चलाना इतने टाइम तक, जगह भी नहीं है, मैटिंग पार्टनर की लड़ाई करेगा, प्रेडेटर उस पर अटैक करेगा। तो इस वजह से उसकी जो एनर्जी है इन सब कामों में वेस्ट हो जाएगी, और जब एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो वो अपने डिसेंडेंट को कम बना पाएगा। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन में कोई अपना बर्थ देता है तो उस तरह की जो नैटिलिटी होती है उस वाली जन्म दर को कहते हैं रियलाइज्ड नैटिलिटी। इसको कहते हैं रियलाइज्ड नैटिलिटी। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अभी ऊपर ऊपर समझा दिया। इसी तरह से डेथ रेट में भी कि अगर कंडीशन फेवरेबल है तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट डेथ रेट, और अगर कंडीशन बिल्कुल अनफेवरेबल है तो उसे कहेंगे रियलाइज्ड। तो इनको हम फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए।